So hello and welcome back students to AI Education IT Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study interesting revision of chapter number 6 staffing. तो आज की इस क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हम बेसिकली स्टाफिंग को समझने वाले हैं दोबारा से एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसके अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या चीज याद करने वाली है जो कि मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरे दिन का सिर्फ 1 घंटा निकाल के उन सभी चीजों को याद कर लेना है और बाकी चीजों को रीड कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को और समझते हैं हर एक टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है हमारा स्टाफिंग। तो देखिए स्टाफिंग का मतलब क्या है, बेसिकली किसी भी खाली जगह को भरना। तो यही इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि इट रेफर टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद पीपल, यानी कि जो आपके कंपनी के अंदर, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जगह खाली है, पोस्ट खाली है, उसको फिल करना डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, वही स्टाफिंग कहलाता है। अब इस स्टाफिंग के कुछ फीचर्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस आती हैं, उन पे नजर मार लेते हैं। फीचर्स क्या है भाई? फीचर्स है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट, राइट, यही काम होता है इसका। बिगिंस विद वर्क फोर्स प्लानिंग, यानी कि अब जो हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर किया था कि भाई डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, सभी कुछ हमने कर दिया। अब हमने जो स्टाफिंग करी है उन कामों के ऊपर, अब वो कैसे मैनेजमेंट की जाए, यानी कि अब वर्क फोर्स की मैनेजमेंट भी यहां से शुरू हो जाती है। फोकस ऑन मेंटेनिंग सैटिस्फैक्टरी वर्क फोर्स रिलेटेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रिकॉग्नाइज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बेसिकली यहां से हमारे कुछ फीचर्स बन जाते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं किसके ऊपर? एम्प्लॉइज के ऊपर। यानी कि एम्प्लॉइज जब किसी जॉब पर लग जाते हैं तो कम से कम 1 साल से पहले तो कहीं नहीं जाएंगे, प्राइवेट के अंदर भी अगर वो जाना चाहें तब भी वो चले जाते हैं, बट जल्द से जल्द फिल हो जाती जगह। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हमारा ये बना रहता है और अल्टीमेटली यहां से हम जितनी भी मैनेजमेंट करते हैं वो लोगों की करना शुरू करते हैं, यानी कि हमारा ओवरऑल वर्क फोर्स स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया जाए जिससे हम और इफेक्टिवली या फिर इफिशियंसी के साथ अपना काम परफॉर्म कर सकें। तो ये हमारी कुछ फीचर्स बन जाती हैं। सो होपफुली समझ में आया होगा आपके। अब बढ़ते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंस की तरफ कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखिए, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कॉम्पिटेंट पर्सनल, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, helpful in continuous survival and growth of the enterprises, helpful in optimum utilization of human asset। देखिए इस पे जरा गौर कीजिएगा, ह्यूमन एसिड्स पे। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ह्यूमन एसिड के ऊपर भी आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए ह्यूमन एसिड का मतलब यही है कि ओवरऑल हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर जितने लोग काम करने वाले हैं वो भी एबल हैं, यानी कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है तो कोई कुछ है, तो वो हमारे क्या है? ह्यूमन एसेट्स हैं। अब जब वही एसेट्स हमारे बेसिकली देश से बाहर चले जाते हैं तो उनको इकोनॉमी के भाषा के अंदर ब्रांड ड्रेन बोला जाता है। ये तो हमें पता ही है भाई, इकोनॉमी पढ़ के आए हम। तो यहां पर ह्यूमन एसेट्स का डेवलपमेंट तो होता ही है और हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जब वो स्टाफिंग का प्रोसेस करती हैं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है हमारा ह्यूमन एसेट्स का। जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट सीए बनना चाहते होंगे, बट सीए जो सीए होते हैं, बहुत से सीए फर्म खोलेंगे तो बहुत से किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो वो जॉब जो करेंगे जिस कंपनी में, अगर वो कंपनी जॉब ही ना निकाले तो जॉब कहां से मिलेगी? तो यही एक प्रोसेस होता है कि ओवरऑल ह्यूमन एसेट्स को एक तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करने का। दैट्स इट, ठीक है, ये समझ गए। हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। और साथ में हमारी ये भी इंपॉर्टेंस बनी रहती है कि जब किसी भी चीज की नौकरी की तलाश के अंदर बहुत सारे लोग लगे रहते हैं तो उसमें क्या होता है? हर एक इंसान अपने आप को बेहतर करने में जुटा रहता है क्योंकि उसके जैसे 10 और हैं, ठीक है। तो यहां पे एक हमें बेहतरीन चीज मिल पाती है स्टाफिंग के द्वारा, यानी कि आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा या फिर जो कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोसेस है जिसके बाद एक एम्प्लॉय ज्वाइन करता है कोई भी कंपनी को, तो वो हमें एक बेटर वे में मिल पाता है, ठीक है। तो अब इसमें याद क्या रखना है आपको भाई? स्टाफिंग की तो बातों में याद होगी डेफिनेशन, मगर जो इसके फीचर्स हैं एंड इंपॉर्टेंस है इनको आपको बैठ के याद करना है। कुछ नहीं तो कम से कम 3, 4, 6 तो याद करके ही जाइएगा, क्योंकि आप हो सकता है कुछ बना लें अपने पास से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपने जो बनाए हैं आप उनके साथ थोड़ी सी बुक्के की भी लिखोगे ना लैंग्वेज, तो और भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप बना सकते हो, बट उसमें सेंटेंस मिस्टेक होगी या किसी का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा हेडिंग का, ठीक है। तो कुछ तो हमें याद करके जानी है और सभी याद कर ली तो उससे बेस्ट क्या है, ठीक है। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं उसको बढ़िया से। सो आइए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो ये आता है कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो एचआर होता है उसी का काम क्या होता है? बेसिकली लोगों को जॉब पे रखना। तो उसकी आखिर ड्यूटीज क्या है या फिर वो क्या क्या तरीके अपनाता है जिसके बाद एक जॉब मिल पाती है? तो पहला तो ये रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा, यानी भर्ती देखना कि भाई हमारे पास भर्ती है भी या नहीं। देन एनालाइजिंग जॉब्स, यानी कि अब भर्ती हमने देख ली, भैया भर्ती तो है, अब भर्ती वो किस हिसाब से है, यानी किस जॉब के हिसाब से, यानी कि सीए की भर्ती खाली
है या फिर इंजीनियर की खाली है, किसी नॉर्मल वर्कर की खाली है, इस तरीके से एनालाइज करना जॉबों को, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप्ड करना अकॉर्डिंग टू जॉब्स एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इंतजाम करना। यानी कि हर एक कंपनी का एक ये रूल्स एंड पॉलिसी होती है कि बेसिकली अगर हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो हमारे तरीकों से काम करेगा। तो इसी वजह से कुछ कंपनीज ट्रेनिंग करवाती हैं, वो ट्रेनिंग कम से कम 1-1.5-2 महीने की ऐसा पीरियड होता है उसका, देन आफ्टर वो एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर ज्वाइनिंग दे देते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन, सभी के बीच में रिलेशन मेंटेन करके जाना, और साथ में जो लोगों के यानी कंपनीज के वर्कर के बीच में कोई ऐसी मनमुटाव हो जाता है तो उनकी कंप्लेंट्स को भी हैंडल करना भी इन्हीं का काम होता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिफेंडिंग द कंपनी लॉ ऑफ स्वीट्स। तो बेसिकली ये इन सभी पॉइंट्सों को आपको याद रख के जाना है और सभी को याद रख के जाना है। इसमें चॉइस नहीं रखनी है आपको कि 3 याद कर लेता हूं बाकी बाद में याद कर लूंगा। तो इसीलिए क्योंकि कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज बता दीजिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है, तो आप इनको आपने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया ना बढ़िया तरीके से, तो आपके कहीं ना कहीं नंबर तो एक नंबर नहीं करने वाला आपका, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दिया आपने तो मजा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट भी फिनिश होता है। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस को, जो कि इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप स्टाफिंग करना चाहते हो उसके अंदर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एस्टिमेट करोगे ना कि हमारे पास आगे जरूरत कितनी है, मेरे पास काम कितना है जिसके अकॉर्डिंग मैं जॉब दूं लोगों को। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस यही होता है कि एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यही प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, यानी हमने एस्टिमेट कर लिया कि भाई हमें इतनी मैन पावर की जरूरत है, अब हम भर्ती निकालेंगे, भर्ती दे दी हमने। देन सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन दे दिया, जो लोग जॉब करने के लिए आए हमारे पास भर्ती के लिए आए, हमने सिलेक्शन दे दिया। फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, तो बेसिकली दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। प्लेसमेंट बेसिकली किसी भी बंदे को स्पेसिफिक जॉब पर प्लेसमेंट दे दी जाए कि हाँ अब आप वहां पे जॉब करने जा सकते हैं। ओरिएंटेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपनी, यानी कि बेसिकली समझ लीजिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कंपनी का कि भैया हाँ ये कंपनी ये काम करती है, इतने डिपार्टमेंट है, इतनी चीजें हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने बताई थी चीजें, ठीक है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग वगैरह की जाती है, डेवलपमेंट किया जाता है अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉइज का अकॉर्डिंग टू कंपनी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको लास्ट टाइम। परफॉर्मेंस अप्रेजल, और साथ में जब एम्प्लॉय काम पर लग जाता है तो उसे पता भी नहीं होता, उसके आसपास घूमता रहेगा कागज वागज लेके बंदा काम कैसा कर रहा है, तो वो आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, बेस्ट है, वेरी पुअर है, वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि वो काम कैसा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, तो अल्टीमेटली हर इंसान ये चाहता है कि मैं भी अपने कैरियर के अंदर प्रमोशन हासिल करूं या कैरियर में तरक्की हासिल करूं, तो वो उसके हिसाब से प्रमोशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, कैरियर प्लानिंग की जाती है अपने एम्प्लॉयज की कि ये बंदा इतने साल तक यहाँ पे काम करेगा तो अल्टीमेटली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन। अब बात आ जाती है कंपनसेशन की, पैसों का तय बातचीत आ जाती है यहाँ पे कि उसको एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि भैया हाँ ये कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इतनी छुट्टी ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपकी सैलरी इतनी है, तो अल्टीमेटली एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाती है यहाँ पे कंपनी के बारे में उसको एक तरह से पैसों के साथ, कंपनसेशन। तो ये है आपका स्टाफिंग प्रोसेस। अब इसको तो आप मेरे साथ साथ याद कर लो, एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, पर्सनल अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। याद हो गया? नहीं हुआ? एक बार दोबारा करिए, एस्टिमेटिंग द मेन पावर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने स्टाफिंग प्रोसेस भी जान लिया। अब नेक्स्ट पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली टॉपिक आता है हमारे पास रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती। अब भर्ती जो की जाती है ना स्टूडेंट्स, वो की जाती है 2 मेथड के द्वारा। पहला होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी कि जो हम कंपनी के अंदर हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हीं के यूज से बेसिकली अपनी भर्ती को फुलफिल करें, जैसे कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया या फिर ले ऑफ हो गया। और यहीं पर जो एक्सटर्नल सोर्स आता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सारी जो आपको वर्क फोर्स की नीड है वो आप बाहर से हायर करें, यानी कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट किया जाए या फिर एजेंसी से बात की जाए, जो प्लेसमेंट कॉलेजेस होते हैं उनसे बात की जाए। तो अल्टीमेटली बहुत सारे इसके फैक्टर्स एंड फीचर्स होते हैं जिसके द्वारा हम एक्सटर्नली हायर कर सकते हैं। जो बनी बनाई कंपनी होती हैं वो ज्यादातर जो यूज करती हैं वो इंटरनल रिक्रूटमेंट का करती हैं, और जो नई कंपनीज होती हैं वो एक्सटर्नल करती हैं। ऐसी बात नहीं है कि नई कंपनी नहीं करती हैं, बट थोड़ा कमी से, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्रूटमेंट के 2 पार्ट्स बन जाते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यही सब मटेरियल आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप एक बार बुक रीड कीजिएगा, आपको सभी चीजें मिल जाने वाली हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जल्दी से उसको भी रिवाइज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सिलेक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने गौर दिया हो कि बुक में हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको इसी वजह से अपने साथ में इसलिए याद करवाया है क्योंकि आगे जो बुक के अंदर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी गई है वो इसके प्रोसेस की ही दी गई है। जैसे कि अभी हम पढ़कर आए हैं रिक्रूटमेंट, जिसके 2 सोर्सेज होते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा बेसिकली सभी चीजों के अंदर। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़िए। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशन
एप्लीकेशन टू इंश्योर दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर। यानी कि सिलेक्शन, एक मैं इसी भाषा में भी समझाऊं तो आप समझ सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट हम हायर कर सके इस प्रोसेस के द्वारा। अब वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आपके पास ये आता है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्राइमरी स्क्रीनिंग ये कह सकते हो आप। तो अल्टीमेटली इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब यहां से यही है कि बेसिकली जब किसी भी कंपनी की जॉब निकलती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जॉब निकालता है तो उसमें क्या होता है कि जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा ही लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, राइट? जैसे खासकर गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो होता है कि एप्लीकेशन जितनी निकाली उससे ज्यादा तो रिसीव्ड हो गई, तो वो जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई या तो वो रिजेक्ट होती हैं या फिर उनको एडजस्ट किया जाता है, यही होता है। तो यहां पर बताया रखा है कि हमें जो एक्चुअल मेन पावर की जरूरत है ना उसको छांटा जाए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्चुअली उसके लिए आए हैं उनको अलग कर दें और जो बाहर अलग लोग आ गए हैं यानी कि एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं उनकी एप्लीकेशंस को एक तरफ कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट। यहां से थोड़ा सा सिलेक्शन टेस्ट होता है कंपनी का, यानी कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका इंटेलिजेंसी टेस्ट, उसका ट्रेड टेस्ट, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट, उसका माइंड टेस्ट, इस तरीके से थोड़े बहुत टेस्ट लिए जाते हैं। जो सिलेक्शन टेस्ट हमारा यहां से कंप्लीट होने के बाद जिस जॉब के रिगार्डिंग वो आता है, अब उस जॉब से रिलेटेड उसका इंटरव्यू होता है। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आपका नेक्स्ट फीचर या फिर नेक्स्ट प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये पर्सन आया है ये किसी की रेफरेंस से आया है या फिर इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी पहले इसने कहीं जॉब करी है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या चीजें इसने कर रखी हैं, कितना मतलब कौन कौन सी जॉब्स कर रखी हैं इसने, किस कंपनी में काम किया था इससे पहले, तो वो सब चीज देखी जाती है कि फ्रेशर है या नहीं, इस तरीके से। फिर सिलेक्शन डिसीजन। अब ये जो प्रोसेस होता है ना फिफ्थ वाला सिलेक्शन डिसीजन का, ये होता है बेसिकली जजेस के बीच में या फिर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बीच में होता है कि इस बंदे को रखा जाए या नहीं रखा जाए। सिलेक्शन डिसीजन। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, छोटी मोटी से टेस्ट हो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। देन आफ्टर उसको फाइनली जॉब ऑफर कर दी जाती है और फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि भैया अगर आपको छुट्टी लेनी है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, हमारी कंपनी ये काम करती है, हमारी कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, गाइडेंस ये है, आपको जॉब मिली है इस पोस्ट की, आपको सैलरी इतनी मिलेगी, छुट्टी इतनी मिलेगी, सभी चीजें डिटेल उसमें लिखी रहती हैं। देन आफ्टर किसी बंदे की जॉब लग पाती है। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो होपफुली सभी चीजें मैंने क्लियर कर दी दोबारा से बेहतरीन तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई चीज ना समझ में आई हो, ये होता है कि हर स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है समझने की, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उस पार्ट को ही स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा कंप्लीट करने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। सो होपफुली यहां तक आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसको भी फिनिश कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो देखिए, इट रेफर टू अ प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इंप्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। यानी कि ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ये पहले ही डिजाइन कर लिया जाता है कि हम मेंटेन करके रहेंगे कि जो हमारे पास जॉब्स हैं उसका एक बेहतरीन तरीके से काम हो, यानी वो इफेक्टिवली काम करे वो पोस्ट। इसका मतलब ये है कि जब उस पोस्ट के बारे में आपको पहले से नॉलेज ऑब्टेन करवा दी जाएगी, आपको प्रैक्टिकल वे में, आपको ऑफलाइन वे में, सभी चीजों में आपको एक तरह से नॉलेज दे दी जाएगी, तो जब आप उस जॉब को करने लगोगे तो आप कम से कम वेस्टेज करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी से काम करोगे। तो ट्रेनिंग का यही मोटिव होता है कि बेसिकली जो हमारे पास करंटली जॉब्स हैं उनको एक इफेक्टिवली काम करवाना इफिशियंसी के साथ। इसके फीचर्स क्या क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग, यानी कि जो कंपनी ट्रेनिंग के ऊपर एक्सपेंस खर्चा करती है वो कोई खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, कोई वेस्टेज नहीं है। तो ये हमारा पहला फीचर बन जाता है। रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। ये कभी कभार ना कोई कंपनी एक स्पेशल जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए ही परफॉर्म करती है ट्रेनिंग का प्रोसेस, अदरवाइज ऐसी मिल जाती है, सिलेक्शन के बाद ही मिल जाती है। बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉइज। ये जो बेनिफिशियल होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है, एम्प्लॉइज के लिए भी होता है। और यहीं से मैं अगर आपको बताऊं तो इसके क्या बन जाते हैं? एडवांटेजेस बन जाती हैं। एडवांटेजेस, ठीक है। ये एडवांटेजेस कैसे? यानी कि एडवांटेजेस पहला तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये एम्प्लॉइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो ऐसे कि जब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पहले से सिखा देगी भैया तुम्हें ऐसे काम करना है, तो वो वेस्टफुल एक्टिविटी कम करेंगे, यानी कि अनप्रोडक्टिविटी का काम वो कम करेंगे, तो बहुत सारे हमें फायदे हो जाने वाले हैं। पता हमें सब कुछ है, मगर हमें जो पॉइंट्स हैं, जो इनकी हेडलाइन है, वो याद कर लेनी है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट रखने वाली है। पता आपको सब कुछ होगा, बट आप एग्जाम क्या सोचोगे, यार लिखूं क्या, है ना, बना के लिखोगे, उसमें नंबर कटेंगे। आप सोचोगे कि भैया खाली नहीं छोड़ना, कुछ भी लिख दो, मगर आपको आता सब कुछ है, बट आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता बनाना ही नहीं आ रहा, उसकी हेडिंग परफॉर्म करना ही नहीं आ रही, हेडिंग क्रिएट करना नहीं आ रही। तो इसलिए आपको हेडिंग जरूर याद रख के चलनी है, बार बार इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेजेस कैसे बन जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे भी, कैसे कि उसकी भैया वेस्टफुल एक्टिविटी जो है वो कम होगी। अब इंप्लॉय को थोड़ी अच्छा लगता है वेस्टफुल एक्टिविटी करना, उसके लिए भी फायदा है, वो वेस्टफुल एक्टिविटी कम करेगा, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी का काम करेगा, पहले से उसने वो चीजें सीख रखी है। अब नेक्स्ट फीचर आया था हमारे पास, कंटिन्यूअस प्रोसेस ही बना रहता है, सीधी सी बात है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट, यानी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट है। कैसे? ट्रेनिंग का ये
एम होता है कि जो वो जॉब करे उसमें बेसिकली इफिशियंसी हासिल करे, उसमें इफेक्टिवली काम करने का वो तरक्की हासिल करे। यहीं पे डेवलपमेंट का सीधा साधा मतलब ये होता है कि वो बेसिकली उस चीज की नॉलेज ऑब्टेन करे, उसको डेवलपमेंट हो, यानी कि एक तरह से होता है मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इसका सेम मोटिव यही है। अब ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो हमने पढ़ के आए हैं सब समझ में आ गया सर। अब इसके मेथड क्या होते हैं? देखिए मेथड ना इसके दो भागों में होते हैं। पहला तो हमारे पास आता है भैया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सेकंड वन आता है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो थोड़ी देख लीजिएगा ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देन आफ्टर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि किसी भी काम को प्रैक्टिकल वे में करवाया जाए, यानी कि जैसे सीए होते हैं, सीए पढ़ाई भी करते रहते हैं, छोटी सी नौकरी भी करते रहते हैं, जिसको वो क्या देखते रहते हैं बेसिकली उसका काम सीखते हैं सीए का कि हाँ भैया इस तरीके से काम किया जाता है। जैसे सीए के अलावा भी आप कोई देखोगे तो कोई भी काम जब भी शुरू किया जा सकता है जब आपको उसके पास का एक्सपीरियंस हो, जब आपने वो काम कर रखा हो कहीं और पर। तो यही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपको जॉब प्रैक्टिकल वे में करके ट्रेनिंग सिखवाएंगे। भैया मान लो पंखा ठीक करने वाला काम है तो आपसे 10 पंखे ठीक करवाएंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। और यहीं पर जैसे मान लो कोई लड़का काम सीखने वाला होता है तो वो बेसिकली जैसे बेलदार और मिस्त्री का रिलेशन मान लो, मिस्त्री दीवार चिंता है तो बेलदार वहीं खड़ा रहता है, ईंट भी उठानी है मिस्त्री को तो बेलदार ही देगा, क्यों? क्योंकि वो काम सीख रहा है, बेलदार से ही मिस्त्री बनता है। ये समझ गए? यहां से बहुत सीधा सा एग्जांपल ले लिया मैंने। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं है ना, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो यही ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है बेसिकली एक क्लास के थ्रू, ये बोर्ड के थ्रू आपको उन चीजों के बारे में बेसिकली नॉलेज दी जाए, यानी डेवलपमेंट का प्रोसेस किया जाए। तो यहीं पर आपका इस पूरे चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सो मैंने आपको बता दी, जो चीजें आपको याद करनी है वो भी मैंने बता दी। अब आपका काम ये रह गया है कि दिन का कुछ समय निकालकर उन सब हेडलाइंस को याद कर लेना है, क्योंकि समझ आप सब चुके हो, आता सब कुछ है आपको, आप लिख तभी पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ जब आपको हेडलाइन याद होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो कवर करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ और साथ में अपनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।